जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोचक हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में इन रैंकों को भी मिले फायदा। ओआईसी डीपीसीसी को किया सीधा अप्रोच, सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक। मैं बताऊंगा कि आखिर टेबल में कितनी आपके लिए सर्विस दी है और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में आपको कितनी सर्विस की छूट है, क्या उसको आपको फायदा मिल रहा है यदि आप आर्मी से हैं, यदि आप एयरफोर्स से हैं, यदि आप नेवी से हैं। तो जरा देखिए, और बात करूंगा क्या और संभावना है। जैसे एक पॉलिसी में बदलाव किया है तो क्या और पॉलिसी में बदलाव हो सकता है, किस तरह करें शिकायत। मैं आज एयरफोर्स के कुछ और रैंकों पर हाईलाइट करूंगा, वो जेडब्ल्यू हो या वो डब्ल्यू यानी वारंट अफसर सूबेदार के बराबर हो, उनके लिए क्या है। पुराने हमारे जो सूबेदार मेजर हैं या सूबेदार हैं, इन्हें ऑनरी कमीशन मिला है, उनके लिए क्या संभावना है। पूरी चार्ट दिखाऊंगा, कंपैरिजन दिखाऊंगा आपके सामने दोस्तों। और दूसरी बात करूंगा, कम्यूटेशन पर लगेगी क्या रोक, अभी भी है कुछ संभावना, लेटर क्यों हो रहा है सर्कुलेट। और दोस्तों, जेसी और एनसीओ के लिए विदेश में है जॉब। और 100 को मारूंगा, शहीद के बेटे का गुस्सा और 2 की हुई शहादत, महाजन फील्ड फायर रेंज में कैसे हुआ हादसा। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। और सबसे पहले मैं बात करूंगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की। जैसा कि आपने एक चिट्ठी देखा होगा जिसको सर्कुलर 679 कहते हैं, 4/12/2024 को एक केस था जो सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट वाला, जो उन्होंने रेक्टिफाई किया। उसमें आर्मी का जो लेफ्टिनेंट है उसको 33 साल कर दिया, 30 साल से। नेवी के मास्टर चीफ पेटी अफसर 1 एंड इक्विवेलेंट रैंक को 33 साल किया। ऑनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट को 33 किया, ऑनरी लेफ्टिनेंट को 33 किया, डीएससी में लेफ्टिनेंट को 33 किया, ऑनरी कैप्टन को 33 किया। आखिर क्यों किया, सवाल आता है आखिर उन्होंने क्यों किया। क्योंकि ये पॉलिसी में है इसलिए किया, और जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे जवाब नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूंगा सिलसिलेवार। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, ये आपके सामने टेबल नंबर 7 है, जिसके बारे में जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप आर्मी के हैं, एयरफोर्स के, नेवी हैं, और सिपाही से लगा करके लगभग आपके सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक का टर्म्स ऑफ सर्विस दिया है। उसमें उन्होंने टेबल को डाला है। टेबल को डालने की जरूरत क्या पड़ी, इसका लॉजिक है पक्का, ऐसे ही नहीं डाला होगा सोच समझ के। वो आरओपी 1 में डाला, 2 में डाला, 3 में अब उनको टीओई याद आई और उन्होंने थोड़ा सा एक बैरियर खड़ा कर दिया। और बैरियर को तोड़ने के लिए आपने क्या करना, जरा देखिए। सबसे पहले मैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की टेबल की बात करूंगा, जिसमें सिपाही से नायब सूबेदार तक 28 साल सर्विस की टेबल दी। क्यों सिपाही से नायब सूबेदार को 28 ईयर्स तक दिया है? क्या सिपाही आर्मी का 28 साल करता है? नहीं। कितना करता है मैक्सिमम सिपाही में? आप जाओगे ज्यादा से ज्यादा 20 साल आर्मी के अंदर। अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्यों कहता है, इन्होंने उसी हिसाब से टेबल बनाई, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले सिपाही से नायब सूबेदार तीनों फोर्सेस के लिए, चाहे आप एयरफोर्स के हैं चाहे आप नेवी के हैं, टेबल कॉमन है 30 साल। सूबेदार के लिए उन्होंने 30 साल रखा, यानी सिपाही से नायब सूबेदार 28 साल, सूबेदार के लिए 30 साल। और वहां पर वारंट अफसर को 33 साल क्यों दिखा रहे, पर उसको लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसे कुछ चीजें हैं जो संभावना है, इनके ऊपर आपने काम करना है। बात करूंगा सूबेदार मेजर की, 33 साल एंड अबोव, किसी के आगे अबोव नहीं लिखा, सूबेदार मेजर के आगे 33 एंड अबोव, लेफ्टिनेंट 33 एंड अबोव, कैप्टन 33 एंड अबोव। यानी ये जो मैं चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूं, टेबल नंबर 7 है, इसमें आप अच्छे तरीके से जान सकते हो। इधर से लगा करके सिपाही से लगाकर ऑनरी नायक, नायक ऑनरी हवलदार, हवलदार ऑनरी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार सूबेदार, ऊपर लिखा है सीधा क्या लिखा है, रेट्स ऑफ सर्विस पेंशन एंड ओआरओपी विद इफेक्ट फ्रॉम सो एंड सो, जेसीओ एंड देयर रैंक इंक्लूडिंग ऑनरी कमीशन ऑफ आर्मी इंक्लूडिंग डीएसटी एंड इक्विवेलेंट ऑफ नेवी, एयरफोर्स और सब कुछ, यानी सबको शामिल कर दिया। ये बात पक्की है और नीचे साइन भी है बिल्कुल। तो इसे टेबल अथेंटिकेटेड है ना। हाँ, अब बात आते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के चार्ट की। ये चार्ट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इसमें हम तुलना करेंगे कि हमारे को कहां आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को अलग अलग सर्विस क्राइटेरिया क्यों दिया गया है। अब मैं बात करूंगा सिपाही की 22 साल जो दी गई है आर्मी के अंदर, नायक को 26 साल, हवलदार को 26 साल, नायक को इन्होंने 26 साल दिए, हवलदार को 26 साल, नायब सूबेदार को 28 साल, सूबेदार को 30 साल, सूबेदार मेजर को 33 साल, और लेफ्टिनेंट और कैप्टन को 30 और 32, और फिर इन्होंने इसमें बदलाव किया। ये आर्मी के लिए स्पेसिफिक है। अब एयरफोर्स की बात करूं, एयरमैन की 17 साल और इनका कॉर्पोरल है नायक के बराबर है 23 साल, और उनका सार्जेंट है उसकी 27 साल। नायब सूबेदार यानी जेडब्ल्यूओ को 30 साल,
30 साल, हमारी 28 है, उनकी 30 साल है। सूबेदार यानी आर्मी का सूबेदार, उनका वारंट अफसर की 33 साल सर्विस दिया है, और सूबेदार मेजर है या उनके जो है उनकी 33 साल है, और बाकी सबकी लगभग बराबर है। और एयरफोर्स नेवी की बात करूं, सिपाही की 30 साल सर्विस है, सिपाही की है, जो उनके रैंक है उस हिसाब से लगभग 30 सभी को 30 डाला है। ऐसे डाला है जैसे इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं किया है। बाद में अमेंडमेंट किया उन्होंने, नेवी के मास्टर चीफ पेटी अफसर ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंट को 33 साल किया, क्योंकि उन्हें भी ऑनरी का वो फायदा नहीं मिल रहा था। उनके ऑनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट को 33 साल किया, यानी उनके सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट और कैप्टन को 33 साल कर दिया। एयरफोर्स ने अपना पहले ही करा लिया था। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है कि एयरफोर्स का इसमें नहीं दिया था, उन्होंने पहले ही करा लिया था। यानी सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं और इसमें बदलाव हो रहा है। ये सर्कुलर 555 है जो कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। आपको चाहिए पूरा सर्कुलर लीजिए, और बदलाव सर्कुलर 679 में किया है, और एयरफोर्स के लिए बदलाव पहले हो चुका है। यानी पूरी संभावना है इसमें। अभी ओआईसी डीपीसीसी को हर कोई चिट्ठी लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। अब इसमें संभावनाएं क्या है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से? तो वारंट अफसर है, उसको जब 33 साल आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दे रहे हो, तो फिर 33 साल की पेंशन क्यों नहीं दे रहे? आपने नहीं लिखा ना सूबेदार 30 एंड अबोव, नहीं लिखा, आपने 30 साल तक रखा है। जब आप सिपाही को 28 दे सकते हो, जब आर्मी का 22 है, तो फिर आप सूबेदार को या वारंट अफसर को आप क्यों नहीं बढ़ा सकते? और आप जो जूनियर वारंट अफसर है उसको 30 साल की क्यों नहीं दे सकते, जब आप इसमें दे रहे हैं, आप नेवी में दे रहे हैं? तो ये इसमें बहुत सारी गलतियां, और जो अपेंडिक्स एक्स है, इसको आप पढ़ने से आप खुद हैरान हो जाओगे। यदि आर्मी में आप आर्मी के लेफ्टिनेंट और कैप्टन के बारे में पढ़ना क्या लिखा है, आपको खुद आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि कहां से लिखा गया। ये 98 के बाद का जो अमेंडमेंट लगातार जारी है। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जैसे किसी ने लिखा है, ये केस ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन कोई भी हो भारतीय सेना के अंदर, जिस दिन आप रिटायर्ड होते हो, आप सूबेदार मेजर हैं या सूबेदार हैं, आपको ऑनरी कमीशन दिया जाता है। वो ऑनरी कमीशन लेफ्टिनेंट होता है। रैंक का हमें पेमेंट मिलता है, रैंक की हमें एमएसपी मिलती है, रैंक के उस सबके ऊपर डीए मिलता है, उस रैंक का हमें राशन मिलता है, और हमें कंधे पर रैंक मिलता है। जिस दिन आप 28 साल के सूबेदार हैं या 30 साल के सूबेदार हैं या सूबेदार मेजर, जब लेफ्टिनेंट बने तो हमारा पे स्केल 1 कर दिया, और हम एक साथ रिटायर्ड होते हैं, तो हमारी समान ग्रेच्युटी होती है, समान कंपटीशन होता है, और समान हमारी पेंशन होती है। इसके बाद जो 1 रैंक 1 पेंशन का प्रावधान है कि रिटायरमेंट के बाद जो लेके आया उनको उसी समय पर इक्वली बढ़ाई जाएगी। अब उसमें क्या हुआ, हम साथ चले थे, लेकिन अब सूबेदार मेजर हैं, नए वाले, उनको पहले कम थी, उठा करके ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन को 46,300 दिया, उनके सर्विस क्राइटेरिया उसमें शामिल किया, जबकि सर्विस क्राइटेरिया उस समय नहीं था। दूसरे जो लोग 98 से पहले हैं, उन्होंने पूरी सर्विस किया है, दे आर डिजर्व, वो पूरी पेंशन लेने के हकदार है, क्योंकि आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इतनी थी। अब ओआईसी डीपीसीसी को एक साहब है, मान सिंह साहब, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने यही बात लिखी कि जब हम रिटायर्ड हुए लेफ्टिनेंट, तुम्हारी 56,100 प्लस 15,500 एमएसपी मिला करके मिली, और 5-7 महीने हमने सर्विस किया। चाहे लेफ्टिनेंट 30 साल का था, यूनिट में 33 साल के भी थे, दोनों की बराबर थी। फिर हम रिटायर्ड हुए, सब कुछ बराबर था। अब टीओई लगा करके रिटायरमेंट के बाद ये भेदभाव क्यों? उन्होंने सीधा लिखा है आफ्टर रिटायरमेंट, और उन्होंने कहा सूबेदार मेजर है, ऑनरी लेफ्टिनेंट, उनकी सर्विस 30 साल 32 साल 34 साल में अलग अलग बांट के उनका बेड़ा गर्क कर दिया। और उन्होंने सीधा सीधा कर्नल रंजन कुमार सर को भी सेम मैसेज भेजा है, उनका रिप्लाई ओके साहब आया है। आप भी अपने चैनल के माध्यम से इस बात को रखाइए। बिल्कुल हम रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? यदि हमारे किसी भाई का फायदा इस पॉलिसी से होता है तो फिर क्या बात है। हम रिटायरमेंट के बाद आए, सबकी अपनी अपनी लायबिलिटी है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और सबको हक मिलना चाहिए। अब इस चीजों से जो हमने बताया है, इसमें से अब हमने निकालना क्या है? हर एक ने ओआईसी जो डीपीसीसी हैं, आप उनको पत्र लिखिए। पत्र लिखने से नहीं, साधारण तरीके से नहीं, आपको 2-3 जगह डालना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने कंटेंट्स बनाइए जैसे इन्होंने बनाए। उसके लिए आप सर्कुलर 555 का एक्स ये दीजिए, आप टेबल नंबर 7 का अपेंडिक्स लगा के दीजिए, और बताइए कि उस समय हम आ रहे थे रिटायरमेंट के समय, हमारी चीजें सेम थी, तो अब सेम क्यों नहीं, सेम बढ़ोतरी क्यों नहीं, क्यों? रैंक के हिसाब से हमारी तनख्वाह मिलती है।
वहां सर्विस नहीं होती। यदि सर्विस होती तो फिर लेफ्टिनेंट रैंक में कितनी सर्विस किया, कैप्टन रैंक में कितनी सर्विस किया, वो तो कंसीडर नहीं है ना इसमें। तो बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी चीजें। उसी तरह में वारंट अफसर हैं, उन्होंने कल मुझे मैसेज दिया था, 2-3 बार मैसेज आया कि सर आप इसके बारे में बोलिए। बिल्कुल आपका हक है, टेबल में आपने फिजिकली सर्विस भी 33 साल किया है और आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में 33 साल दिए, तो टेबल में सुधार होना चाहिए और आपको 33 साल का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए आपने अपने चैनल पर, चाहे आप सीपी ग्राम पर कंप्लेंट डालिए, डीआईएवी में कंप्लेंट डालिए और जाकर के स्पर्श में कंप्लेंट डालिए, बराबर लिखते रहिए। नहीं तो अंततः आपको एएफटी का सहारा भी लेना पड़े तो आराम से लीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आरटीआई लगा के जवाब मांगिए हर एक से। जब तक आप इन चीजों को प्रेशराइज नहीं करोगे नहीं बदलेगी। क्योंकि आपने एक उदाहरण देख लिया था कि सबको उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट और कैप्टन जो केस था, जो 30 साल और 33 साल वाला, वो रिजॉल्व हुआ, सर्कुलर निकला और खाते में पैसा भी आया। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा इसके लिए आगे आना होगा। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि कम्यूटेशन को लेके बड़े आराम से लेटर नीचे लिख देते हैं कि आप आर्मी वाले हो और आप ऐसा ऐसा करिए, आपकी 12 साल हो जाएगी। और इस पर लिखा है IADEF, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन है। ये हमारे लिए नहीं, सिविलियंस के लिए। और ना ही अब सिविलियंस का बढ़ेगा, ना ही फौजियों का बढ़ेगा, ना ही किसी स्टेट में बढ़ेगा। पंजाब और चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सीधा सीधा मना कर दिया है कि ये ऑप्शनल था और आपको पता था कि हम कम्यूटेशन लेना है, हमें इतना कम्यूटेशन मिलेगा, इसकी ईएमआई इतनी बनेगी और ईएमआई आपकी 15 साल तक जाएगी, उसमें आपकी इतनी रिकवरी होगी। ये आपके लिए जबरदस्ती नहीं था। इसलिए ये जो लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, एस्टेब्लिश, लिखा है ऑफिस मेमोरेंडम, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन टू 12 ईयर फ्रॉम द प्रेजेंट 15 ईयर। द अंडरसाइंड डायरेक्ट टू फॉरवर्ड दिस लेटर एंड सो। उन्होंने कहा इट इज रिक्वेस्टेड एक्शन। अब इसमें ऐसे वर्ड लिखे हैं, आधे अधूरे वर्ड सुनने से ऐसा लगता है बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। कहीं एक्शन नहीं है। लोग चिट्ठियां लिखते हैं और चिट्ठियों का जवाब भी उसी तरीके से आ जाता है। कंसर्निंग विभाग को, यानी अंडर सेक्रेटरी एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन को भेजा गया है श्री शिव कुमार जी को कि इसके ऊपर अपना विचार दें। तो इस लेटर की आज के दिन में ये रद्दी है, कोई वैल्यू नहीं है, किसी को न भेजें, परेशान हो। अभी मैं बात करूंगा दोस्तों आगे बढ़ के कि आप जेसीयू एनसीयू हैं, वैकेंसी फॉर इंजीनियर्स जेसीयू एनसीयू एट ऑस्ट्रेलिया, हायरिंग एक्स इंजीनियरिंग जेसीयू एनसीयू फॉर ऑस्ट्रेलिया, लोकेशन सिडनी है, मेलबोर्न, सैलरी 2-3 लाख रुपए, 2 से 3 लाख पर मंथ है। एजुकेशन कम्युनिकेशन ग्रेजुएशन आर्मी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इज मस्ट बी, ट्रेड रिक्वायरमेंट आर्टिसन कंस्ट्रक्शन फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड इंडिविजुअल हैविंग द नॉलेज टाइल वर्क्स सच एज ए फिक्सिंग कटिंग एंड एसेंशियल, फाइनल सिलेक्शन थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू, मिनिमम एंगेजमेंट ऑफ 3 years ऑफ कंट्रेक्चुअल बेसिस, नो वीजा चार्जेस या सर्विस चार्जेस बीइंग लेड बाय एजेंसी, इंटरेस्टेड एक्स सर्विसमैन रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर विलिंगनेस ऑन जयपुर। आप जयपुर AWPO में बात कर सकते हो। फोन नंबर है 0141224759 7073999079 फॉर मोर डिटेल। AWPO जयपुर यानी आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का लेटर है। आप इंजीनियर्स के हैं, यदि आपको ब्रिजिंग करना आता है, आपको कंस्ट्रक्शन करना आता है, तो 2 से 3 लाख आपकी सैलरी। आप जेसीयू एनसीयू, आपको वीजा का पैसा नहीं लगेगा, एजेंसी खुद सारा पैसा खर्च करेगी। आपने AWPO आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट की तरफ से ये जाएगा, कंट्रेक्चुअल बेसिस है 2-3 साल का। तो दोस्तों यदि आप इसमें विलिंग हैं तो इसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा, आप 2 जवान शहीद और जवान के बेटे ने कहा कि मैं बड़ा होकर 100 पाकिस्तानियों को ठोकूंगा। यानी ये है देशभक्ति। ये बच्चा है 5 साल का, उसके अंदर दिमाग में जुनून आता है और सब लोग सकते में हो जाते। आखिर क्या कह रहा है? बात है शहीद मनीष तिवारी को अंतिम विदाई। बेटे ने खाई कसम 100 पाकिस्तानियों को मारकर लूंगा बदला। क्या चीजें हैं, कितनी अच्छी चीज लगती है। यानी पिता गया है, बच्चा रो तो रहा है, लेकिन उस बात को आज एहसास हो गया है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन है। यानी सेना की जिंदगी, सेना के जीवन के बारे में 5 से 7 साल का बच्चा को इस तरीके का बोध है, इससे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई हो नहीं सकता। दोस्तों, मनीष तिवारी के बड़े बेटे वैभव ने शहीद पिता को अंतिम विदाई देते हुए कहा कि मैं बड़ा होकर सेना में भर्ती होऊंगा और 100 पाकिस्तानी को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें भर आईं। क्यों न होगा, ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियल है जिंदगी के। जिस बच्चे के पिता
जिस बच्चे के सिर से पिता का साया चला जाए वो दुख और गम में टूट जाता है, लेकिन उसके अंदर ये भावना है कि मैं सेना में जाऊंगा और बदला लूंगा। इससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर में राजौरी में आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान मनीष तिवारी की शहादत ने उनके पैतृक गांव तिवारी चप्पा गोपालगंज शोक में डुबो दिया। मंगलवार को यानी कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हजारों ग्रामीणों की आंखें नम थीं। शहीद मनीष तिवारी के 10 वर्षीय बेटे वैभव तिवारी ने अपने पिता की शहादत का बदला लेने का संकल्प किया। बोला कि मैं 100 पाकिस्तानियों को मारने का संकल्प लिया। 2 भाई हैं, एक छोटा भाई यानी 5 साल का है। उनकी माँ और दादी इन रोने की आवाज सुनकर वहां सभी लोग रोने लगे। मासूमियत ने वहां मौजूद हर शख्स को भीतर तक झकझोर दिया। पत्नी से किया था वादा, रह गया अधूरा। हाँ जी दोस्तों, मनीष तिवारी ने 15 दिसंबर की रात अपनी पत्नी श्रेया तिवारी को फोन पर कहा था कि मैं 17 दिसंबर को घर लौट के आऊंगा, 100% आऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। और वो छुट्टी आने वाले थे, लेकिन 17 तारीख को तो पहुंचे, लेकिन दोस्तों तिरंगे में लिपट के पहुंचे। और इससे बड़ा जीवन और इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? जरा हमें कोई और लिख के बताए कि नहीं फलाना इस देश के अंदर ये कर्मचारी या ये अधिकारी या ये नेता इससे बड़ा त्याग कर रहा है, तो आप जरा बता सकते हो। दूसरा हादसा, हाँ जी दोस्तों, हमारे भारतीय सेना का एक एनसीओ हवलदार चंद्र प्रकाश पटेल गनर नंबर 1 होते हैं, आप सभी जानते होंगे। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक एक्सरसाइज थी, नाइट डिप्लॉयमेंट था और गन को वो टो कर रहे थे व्हीकल के साथ। और उस समय वहां पर एक हादसा होता है, यानी वो टो नहीं हो पाता है, गाड़ी पीछे से कहीं रिवर्स हो जाती है। तो दोस्तों 31 वर्षीय गनर नंबर 1 चंद्र प्रकाश पटेल उसके नीचे दब जाते हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। हम अपने चैनल और सभी व्यूअर्स की तरफ से दोनों सैनिकों को उनकी शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज की खबरों में इतना ही। बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।